नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एम लक्ष्मीकांत का मूल अधिकार वाला चैप्टर है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। फंडामेंटल राइट से एक या दो क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में बनते ही हैं। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार से संबंधित विवरण दिया गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिका या अमेरिकी संविधान से प्रभावित रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स किससे प्रभावित है, तो अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है ये, और ये बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ आपको डाउट लगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची है, ठीक है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत विवरण जो मिलता है वो हमारे संविधान में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। देखिए, जो अधिकार है, जो हमारे राइट्स हैं, वे राज्य के प्रति हैं, राज्य के प्रति नागरिकों के दावे हैं कि ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक नागरिक या एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं, तो उनको कोई नहीं छीन सकता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य हमने पढ़ लिया है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है वो। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में, इनके प्रावधानों को देश से कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, जो राज्य के प्रति हमें हमारे दावे हैं, नागरिकों के दावे हैं, जिनका हनन राज्य भी नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तो चहुमुखी विकास का मतलब किससे है? व्यक्ति के भौतिक विकास, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इसलिए चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो हमारे संविधान में मूलतः सात सात फंडामेंटल राइट्स थे, 7 अधिकार थे, या कहे कि 7 वर्गों में हमारे अधिकार थे। 7 वर्ग रहे हैं, जिसको एक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है संविधान से, जिसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है। तो संपत्ति का अधिकार आप छठा देखेंगे तो उसको तो समाप्त कर दिया। कब किया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया है। देखिए, लिखा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फिलहाल कितने अधिकार हैं? फिलहाल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो पहला राइट्स क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से लेकर 22 तक। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे देखेंगे भी। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ग, जिसमें 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 है और 28। देखिए, बहुत ही टिपिकल ये वाला आर्टिकल है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, 25, 26 से 28। और देखिए, अगला जो अधिकार है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो 29 से 30। तो आपके 5 अधिकारी हो गए, और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। इसके माध्यम से ही अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे तो हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। तो 6 अधिकार है। समता का अधिकार, इसको समानता का अधिकार बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति
और शिक्षा संबंधी अधिकार जिसमें 29 से 30 2 आर्टिकल है। और जो छठा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। तो 6 अधिकार हमारे हो गए हैं, इनको आपको याद करना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक आर्टिकल देते हैं 20 के अपराधों के लिए तो सिंधिक के संबंध में संरक्षण, या संसद या विधानमंडल के अतिरिक्त मनमान्य के विरुद्ध संरक्षण हमें प्राप्त है, तो ये किस वर्ग में आता है? तो आता है 19 से 22 के वर्ग में। तो ध्यान में रखना है आपको, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आपको वर्ग भी ध्यान में रखना है कि समता का अधिकार में 19 14 से 18 तक है, तो 14 15 16 17 18। 19वां जो वर्ग है वो समता के अधिकार में नहीं आता है। तो ये वर्ग है या 6 अधिकार हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे आगे, तो आप इनको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो पहला अगर आप पढ़ेंगे, मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो, विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद व कंपनियां हों। देखिए बहुत सारे जो राइट्स हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं, जो भारत के नागरिक हैं। कौन कौन से आर्टिकल है? जैसे 14 हुआ आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 16 हुआ। देखिए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल किसके लिए हैं, जो केवल नागरिक के लिए। जैसे आर्टिकल 16 हुआ, आर्टिकल 15 हुआ। अभी हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो 15 16 19 है, 29 है, 30 है। इनको कैसे याद करना है अब हम देखेंगे इनको। तो अपना इस पे चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हम देखेंगे कौन से अधिकार नागरिकों के लिए है और कौन से विदेशी व्यक्तियों के लिए हैं। सेकंड, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। देखिए असीमित नहीं है, अगर आप कहेंगे ये एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष नहीं है। ये वहीं तक है जहाँ तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है, तो केवल वहीं तक है। लेकिन वाद योग्य होते हैं, हाँ इन पे आप दावे कर सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप इनसे दावे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए प्रतिबंध लगा सकता है, वो उनको लिमिट भी कर सकता है, सीमित कर सकता है। बहुत सारे रीज़न दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अधिकार वहीं तक है जहाँ तक वे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं करते हैं। हालांकि ये कारण उचित है नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के भी संतुलन कायम करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यक्ति क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। और समाज क्या करता है? समाज उस पर नियंत्रण बनाए रखता है। समाज चाहता है कि व्यक्ति पर नियंत्रण बना रहे, और व्यक्ति क्या चाहता है कि नहीं, मुझे अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अधिकार क्या करते हैं? इनके बीच संतुलन स्थापित करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच और समाज के नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित ये करते हैं अधिकार। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये उस आधार से भी हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाते हैं। देखिए थर्ड विशेषता को आप पढ़ेंगे, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। ये राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही है। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो, तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आप, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित होते हैं, जबकि कुछ पॉजिटिव होते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों को या व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। तो ये पॉइंट आपने इसको देखना है। अगला पॉइंट है न्यायोचित होते हैं। देखिए हम ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो क्या विशेषताएं हैं हम उसको पढ़ रहे हैं, हम ध्यान में रखना इसको। आप चाहें तो बुक ओपन करके भी बैठ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये न्यायोचित होते हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। तो जब भी इनका उल्लंघन होता है, या हम किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाए। देखिए व्यक्ति के पास ये चॉइस है कि वो सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। अगर वो जाना चाहे वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो इनमें संसद क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है, इनको सीमित कर सकती है।
किसके माध्यम से? साधारण एक्ट के माध्यम से नहीं करेगी, हमें संविधान में संशोधन करना होगा, उसके माध्यम से ही संसद इसमें कटौती कर सकती है। और आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय में संसद के जो संसद क्या करती है कि कुछ मूल अधिकारों को रोक रोक देती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सीमित कर देती है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार आपके क्या हो सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं, अभी देखेंगे हम आगे। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है, तो ये पॉइंट आपने देखा है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान। देखिए, इमरजेंसी जब होती है, आपातकाल लगता है, आपातकाल भाग 18 संविधान के भाग 18 में है, 352 से लेकर 360 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संविधान के जितने भी भाग हैं, 25 भाग हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। तो 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 18, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध है, 343 से लेकर 351 तक। तो ये आपको याद करना है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें, 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते, क्योंकि 20 और 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 में क्या है, किसके आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। या आप पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, जब व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विधि ने कानून बनाया है, केवल उसी के माध्यम से ही उस व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक है, तो आर्टिकल 19 कब निलंबित होगा, ये आगे जब चैप्टर आएगा तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 19 कब निलंबित होगा, जब युद्ध होगा या विदेशी आक्रमण होगा, ना कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। घोषणा की गई उसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 19 को कब निलंबित करेंगे हम। देखिए, आपातकाल दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक आपातकाल होता है, एक बाह्य आपातकाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य आपातकाल होगा एक होगा आंतरिक। आंतरिक का मतलब है जब सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह है, तो तब इसको निलंबित नहीं करेंगे आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 को कब निलंबित करेंगे, जब बाह्य आपातकाल लगा होगा। बाह्य आपातकाल कब लगता है, देखो लिखा है कि बाह्य आपातकाल कब लगेगा, जब युद्ध होगा या विदेशी आक्रमण होगा, तो उसको बाह्य आपातकाल कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत लंबा इसमें आएगा। हाँ, इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, अगली विशेषता क्या है, अनुच्छेद 31 क्या है, या अनुच्छेद 31 ए ऐसे पढ़ सकते हैं आप। संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 बी, कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 31 सी, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को करती। देखिए, ये जो पॉइंट है 9th वाला, इसको हम आगे जब हम वह पढ़ेंगे, आर्टिकल 31 पढ़ेंगे, और जब हम वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं डीपीएसपी, इसको वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 31 ए बी सी, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 सी में क्या है कि कुछ निदेशक तत्वों को अगर हमें प्रभावी बनाना है, तो वह इस वजह से खारिज नहीं होगा कि आर्टिकल 19 या 14 का उल्लंघन करता है। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो जो जहाँ पे पॉइंट आएगा उसको वहीं समझना ही बेटर होता है। तो इसको आगे हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं। गुप्तचर संस्था कौन सी है, जो इंटेलिजेंस है, जैसे रो है, आईबी है, ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। देखिए, आर्टिकल 33 में क्या लिखा है कि संसद क्या कर सकती है, जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, हम इनमें क्या कर सकते हैं कि इनके फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो देश हित में जो हमें करना होगा वो हम कर सकते हैं, क्योंकि देश ही दोस्तों सर्वोपरि होता है। अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून हो या सैन्य कानून हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। ये बात कहाँ की गई है, आर्टिकल
34 में, तो अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि जहाँ पर सैन्य कानून होगा वहाँ पर इनको लागू नहीं किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, वहाँ पे ये लागू नहीं होंगे। तो ये बात इसमें आर्टिकल 34 में लिखी गई है। देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है। देखिए आपने 33 देखा, 33, 34, 35 इनको तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। 33 में क्या है कि सरकार क्या कर सकती है, या संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, इंटेलिजेंस, इनके लिए कह सकते हैं कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ हम सीमित कर रहे हैं, देश हित में कर सकती है वो। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जहाँ सैन्य कानून लागू रहेगा या होगा वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होंगे। ठीक है, सैन्य शासन अभी कहीं नहीं लगा हुआ है, ये इमरजेंसी में बात ये की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, तो आर्टिकल 35 को अगर आप पढ़ेंगे, देखो मैं इसका 35 का मतलब आपको समझा देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए अगर कोई हमें विधि बनानी होगी तो हम बना सकते हैं। आर्टिकल 35 वो संसद को यह शक्ति देता है। ठीक है, तो हमें अगर कोई मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई विधि बनानी पड़ेगी तो आर्टिकल 35 के तहत ही संसद बना सकती है। तो इसको पढ़ते हैं। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। तो ऐसा कानून कौन बना सकता है? केवल संसद बना सकती है, ना कि राज्य की विधानमंडल। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बना सकती है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऐसे बहुत सारे कानून बना रखे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने कुछ बेसिक फीचर्स मूल अधिकार की देखी है और हमने कुछ थोड़ा संक्षिप्त परिचय लिया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए राज्य की परिभाषा, यहाँ से देखिए 12 से स्टार्ट है। राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए 35 तक हम जाएंगे, इसका पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे पूरा। तो देखिए राज्य की परिभाषा क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राज्य से कहने का मतलब है कि राज्य है क्या। राज्य जो है कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखिए हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि राज्य के विरुद्ध दावे हैं या राज्य के प्रति दावे हैं, कि राज्य इन अधिकारों को हनन नहीं कर सकता। तो राज्य से क्या मतलब है? राज्य में क्या आएगा? क्या केवल संसद ही आएगा? हमें ये देखना है। देखिए राज्य हमने यहाँ पे कहीं पढ़ा था। देखिए राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ, देखिए अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। तो राज्य का मतलब क्या है? क्या राज्य केवल संसद है, या राज्य केवल जो विधानमंडल है वह है? तो राज्य है क्या? तो आर्टिकल 12 में दे रखा है कि राज्य से मतलब क्या है, किसने हमारे मूल अधिकार को हनन किया, तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो आर्टिकल 12 में दे रखा है राज्य की परिभाषा क्या है। तो पढ़ते हैं। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। देखिए राज्य में क्या क्या चीज़ शामिल है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए ए पढ़ेंगे आप, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करता जाऊँ आपको वहाँ पे ध्यान देना। देखिए भारत की संसद, कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की संसद इसमें शामिल है राज्य की परिभाषा में। सेकंड आप देखेंगे तो राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। तो दो पॉइंट आपने ध्यान में रखना, भारत की संसद इसमें शामिल है राज्य की परिभाषा में, और राज्य विधानमंडल शामिल है। सी अगर आप देखेंगे तो सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका भी शामिल है, पंचायत है, जिला पंचायत है, बोर्ड सुधार न्यास आदि है। तो ये सब राज्य की परिभाषा में शामिल है। आगे भी इसमें कुछ दे रखा है, उसको हम देखते हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है आदि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। देखिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब ही क्या है। इसका मतलब है कि संसद और राज्य विधानमंडल और नगर पालिका पंचायत, ये सब तो राज्य के अंदर आते ही हैं। साथ में वे निकाय भी आ जाएंगे जिनका राज्य ने वित्तीय संरक्षण का रखा हो या वित्त पोषित हो। ठीक है, उसके अलावा वैधानिक गैर संवैधानिक निकाय आ जाएंगे।
तो राज्य में लगभग सभी निकाय आ जाएंगे दोस्तों, पर निजी को छोड़कर। ठीक है, अगर वे राज्य के तौर पे काम कर रही है, राज्य की संस्था के तौर पे कार्य कर रही है, तब भी वह राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट देखा है कि राज्य में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो आप ध्यान में रखना, भारत की संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल है, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और सुधार न्यास। इसके अलावा ये सब आपने वैधानिक निकाय देखें तो आर्टिकल 12 में ये बात लिखी गई है। इसका विस्तृत वर्णन आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि 12 और 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इनका विस्तार है, बहुत सारी डिबेट इनके ऊपर है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीज़ शामिल है। ठीक है, तो जितना इसमें किताब में दे रखा है हम उतना डिस्कस करते हैं। अगर आप अलग से इसके बारे में चाहेंगे कि अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अलग से इसकी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, तो वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की संसद आप ध्यान में रखना है, राज्य विधानमंडल ध्यान रखना है, और नगर पालिका ध्यान में रखना है। और आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जिस संस्था की वित्तीय या पैसों से मदद किसने कर रखी है, सरकार ने कर रखी है, वित्त पोषित है सरकार द्वारा, तो वे सब संस्था राज्य के तौर पे इसमें आ जाएगी, इसके अर्थ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप। ये था आपका आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 का मतलब है कि अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकार को हनन करती है, तो उस मात्रा तक उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट शून्य कर देगा, जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार का हनन करेगी। सपोज कीजिए कोई विधि है, ठीक है, और ये विधि है सपोज कीजिए 100% विधि है, और उसका 30% भाग जो है आपका मूल अधिकार को हनन कर रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस पूरी विधि को खारिज न कर कर केवल क्या करेगा, इस 30% को खत्म कर देगा, कि जहां तक वो मूल अधिकार को हनन करेगी वहां तक उसको शून्य कर देंगे, बाकी वो लागू रहेगी। तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, देखिए इसकी अगर आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे बुक की, देखिए आर्टिकल 13 है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। कहने का मतलब है कि जो विधियां मूल अधिकारों का हनन करेगी, उनसे असंगत होगी या उनको कम करेगी, तो उन विधियों को शून्य कर देंगे। दूसरे शब्दों में वे न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 12 और 13 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे डिस्कशन भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। जो किसी विधि को मूल अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकार का हनन करती है तो उनको हम शून्य कर सकते हैं। अब विधि में क्या क्या चीज़ आती है ये हमें पता होना चाहिए कि विधि में क्या आता है, बहुत सारा डिबेट इस पे है। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। देखिए विधि में क्या क्या चीज़ आती है, किन किन चीज़ों से मूल अधिकार का हनन होगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के यहाँ पर जा सकते हैं अपील के लिए। तो पहला पॉइंट देखिए हम, स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसी विधियाँ जो संसद या राज्य विधानमंडल ने पारित की है, तो वे विधि के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी विधियाँ कौन सी है, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किए जाते हैं। प्रत्यवित विधान, इसको कार्यपालिका विधान भी कहते हैं, कि प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, कोई सूचना है, नोटिफिकेशन है। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपयुक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, उनको अवैध घोषित किया जा सकता है। देखिए ये सब चीज़ जो लिखी हुई है, अगर इनकी वजह से किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको हम चुनौती दे सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो विधि के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें एक पॉइंट है कि क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। अगर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को हनन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो क्या उसको अपील की जा सकती है उसके खिलाफ। तो उसके बारे में आगे देखते हैं हम, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था उसको हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए ये 4-5 लाइन लिखी है, इसमें मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कहा है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर संविधान संशोधन के माध्यम से संसद
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सीमित करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। वो विधि नहीं है, वो विधि की परिभाषा में नहीं आएगी। लेकिन वो संविधान संशोधन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करना चाहेगा, मूल अधिकार को जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर वो खत्म करना चाहेगा तो हम उसको अवैध घोषित कर देंगे, ठीक है। तो संविधान का मूल ढांचा खत्म नहीं होना चाहिए। तो संविधान के मूल ढांचे में कुछ मूल से भी मूल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हनन नहीं कर सकते हम, उनको नहीं छीन सकते हम। तो उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, हाँ। हालांकि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर उसने मूल ढांचे का अतिक्रमण किया है तो हम उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। तो सार यही है कि संविधान संशोधन क्या है, कोई विधि नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कोई विधि नहीं है, लेकिन अगर वह विधि लेकिन संविधान संशोधन अगर मूल ढांचे का अतिक्रमण करता है तो उसको अवैध हम घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने है। तो संविधान वर्तमान स्थिति आपने देख लिया क्या है। वर्तमान स्थिति यही है कि संसद चाहे तो संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है, लेकिन वो मूल अधिकार जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको नहीं छेड़ सकती, उसको नहीं छेड़ सकती, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आपने देख लिया है। तो एक बार हम संक्षिप्त में जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तालिका ये दे रखी है आपकी बुक्स में, पढ़ सकते हैं। तो मूल अधिकार को हम देख सकते हैं। देखिए समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 को आप पढ़ेंगे तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। आर्टिकल 15 धर्म मूलवंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कि किसी के साथ इस आधार पर विभेद नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 क्या देखिए, आर्टिकल 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप अच्छे से आपको पढ़ना है। आर्टिकल 15 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16 भी। तो 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब है कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, कि सभी को अवसर की समानता है, ठीक है। हालांकि राज्य जो वंचित वर्ग है उनके प्रति कुछ प्रयास कर सकता है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 17 क्या है कि अस्पृश्यता का अंत। आप इसको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 में क्या है उपाधियों का अंत। तो ध्यान में रखना है। देखिए सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है, आर्टिकल 18 में ये बात कही गई है। तो 14, 15, 16, 17, 18 आपको इनको याद करना है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं, देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने विचार को अभिव्यक्त करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। कोई सम्मेलन अगर हमें करना है तो हमें पूरी आज़ादी हम कर सकते हैं। कोई हमें संघ बनाना है, समिति बनानी है, तो हम बना सकते हैं। संचरण, संचरण का मतलब है कि घूमना, घूमना फिरना, हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। बात आती है अगर हमें बाहर घूमना हो, विदेश में घूमना हो, क्या आर्टिकल 19 उसको संरक्षित करेगा? नहीं। अगर हमें देश के अंदर घूमना है तो आर्टिकल 19 आप ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19 के तहत हमें आज़ादी है कि हम पूरे देश में घूम सकते हैं, देश के अंदर। अगर हमें विदेश में घूमना हो और वापस आना हो तो वो आर्टिकल 21 में बात कही गई है, तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। तो ध्यान में रखना, यहाँ संचरण का मतलब है कि भारत के अंदर घूमना, कहीं भी घूम सकते हैं हम, आ जा सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, स्वतंत्र विचरण का हमें अधिकार है, कहीं आ जा सकते हैं हम। हमें हमें वेस्ट बंगाल जाना है, हमें कलकत्ता जाना है, हमें तमिलनाडु जाना है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। अगर हमें विदेश में जाना है तो वहाँ आर्टिकल 21 लागू होता है, ध्यान में रखना आप। वो आर्टिकल 21 के तहत हमें अधिकार प्राप्त है कि अगर हमें विदेश जाना है और विदेश से वापस आना है। तो पांचवा है निवास, कि हमें देश के किसी भी भाग में स्थायी या अस्थायी रूप से बस जाने का अधिकार है। कुछ उसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो दोस्तों वहां तक है जहां तक हमारे अधिकार दूसरे अधिकारों दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण ना कर दें, ठीक है। वृत्ति का मतलब है कि कोई भी हमें व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, सभी में लिमिटेशन है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो समाज को नुकसान हो, सरकार को नुकसान हो, देश को नुकसान हो। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं, हम सारे नैतिक काम करेंगे। तो व्यापार हम ऐसे कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपने देखा। आर्टिकल 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है आर्टिकल 20 में, अगर संसद अतिरिक्त या मनमाना दंड किसी को दे तो उसके खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान ये करता है। तो ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 21 बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में बहुत ज़्यादा डिबेट है, इसको हम देखेंगे। आर्टिकल 21 क्या है? देखिए 21 क्या में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। किन्हें? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, तो उनको हमें उन्हें शिक्षा देने का हमें अधिकार है, राज्य को। अगर किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित है तो वो इस अधिकार का प्रयोग करके शिक्षा ले सकता है। तो आपने देखा ये वाला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है कुछ दिशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण होगा, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या? आर्टिकल 23 में क्या है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध करेंगे, कोई बेगारी नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 में क्या है कि कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। ठीक है, कारखाना आदि में अगर 14 साल से कम के बच्चे हैं तो उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा। तो आर्टिकल 24 उसकी रक्षा करता है। देखिए आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है। आर्टिकल 25 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और उनका प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, यानी कि अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार उसे जीने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर वो धार्मिक विश्वास को मानता भी ना हो तब भी वो अपनी मर्जी से जी सकता है। ठीक है। आर्टिकल 25 आपने देखा। आर्टिकल 26 देखेंगे आप, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। आर्टिकल 27 देखेंगे आप, किसी धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसको मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष पे पैसे खर्च करने के लिए यह नहीं कहा जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए उसे नहीं कहा जाएगा कि आप कि इसी धर्म के लिए आप कुछ पैसे दो खर्च करने के लिए। और ना ही कोई सरकार ना संसद किसी धर्म विशेष पे पैसे खर्च कर सकती है। हाँ, वो सभी धर्मों पर बराबर खर्च करती है। ठीक है, किसी धर्म विशेष पे नहीं करेगी। तो उसकी स्वतंत्रता हमें किससे मिलती है? आर्टिकल 27 से, कि हमें बाध्य नहीं किया जाएगा किसी धर्म विशेष के लिए कर दो। जैसे मध्यकाल में आपने देखा था कि कुछ विशेष लोगों पर कुछ विशेष टैक्स लगता था, तो ये आपने सब देखा है, तो वो नहीं होता है आर्टिकल 27 के तहत। आर्टिकल 28 देखेंगे आप, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी ये क्या है कि व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। सपोज कि कोई स्कूल है और वो राज्य सरकार द्वारा पोषित है, तो उसमें अगर कुछ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वह नहीं दी जाएगी। ठीक है, धार्मिक शिक्षा या उपासना में किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको प्रेयर करनी है। ठीक है, तो आपने 28 देखा है। देखा आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द लिखा है, जबकि यहाँ पे जो असली अर्थ आप देखेंगे अब, तो नागरिकों के अनुभाग। तो नागरिकों के अनुभाग का मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को, आर्टिकल 29 का कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं है, नागरिकों के अनुभाग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है या देश के सभी नागरिकों को। तो देश के सभी नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का हमें अधिकार है, आर्टिकल 29। जबकि आर्टिकल 30 का मतलब क्या है? आर्टिकल 30 का मतलब है अल्पसंख्यक। जो भाषा और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपने पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 30 में ये क्या कहता है? तो आपने देखा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत ही अगर हमारे अधिकार को हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में रिट जारी कर सकता है या अन्य कुछ जो वे उचित समझे वो कर सकता है। तो 32 को देखें हम, मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। इसमें 5 रिट शामिल होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबेस कॉर्पस है, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मैंडमस है, फरमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, उत्प्रेषण सरसरारी,
अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो इन सभी रिट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि 5 रिट्स कैसी है और कब सुप्रीम कोर्ट इनको जारी करता है। तो 12 से लेकर देखिए यहाँ पे 14 से लेकर 32 तक हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। और आगे जो तालिका है इसमें लिखा है कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है और ये केवल विदेशियों को है। तो इनको हम देखेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कई सारे पार्ट्स में वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोस्तों चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मतलब एनर्जी आएगी कि आगे मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ बताना अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।